यस सर। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, राइट? स्टार्ट हो गई है। सो पिग आयरन, व्हाट इज द मीन पिग आयरन? पिग आयरन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओर ऑफ द आयरन। ओर क्या होते हैं? सपोज आयरन के ऑक्साइड होते हैं Fe2O3, और भी इसके साथ Fe2S4 हो सकता है, सॉरी Fe4S2 होता है। तो कई तरह के कंपाउंड बनते हैं सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड हो सकता है, आयरन सल्फेट हो सकता है। तो कई तरह के और मतलब आप अगर जमीन से खुदाई करके निकालोगे आयरन को तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा। अब उसको क्या करते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। बट वी कैन नॉट गेट completely 100% प्योर फॉर्म, बट वी हैव द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। का नाम क्या है बताइए? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, रॉट आयरन। रॉट आयरन। ठीक है, सबसे जो पहली मेटलर्जिकल प्रोसेस के बाद जो आयरन मिलता है वो है पिग आयरन, और वो भी 95% है। 90, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कई सारे बुक में या फिर एक्चुअल में भी ये कोई रेंज में है। मैं फिर भी ये 95 इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो 95% पहले मिला हमको फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में हमने उसको हीटअप किया, मेल्ट किया विथ सर्टेन टाइम किसी कंपाउंड के साथ, ताकि रिड्यूसिंग कंपाउंड जो उसका आयरन है, सॉरी जो उसका ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होता जाए, कम होता जाए। तो रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन केमिकल रिएक्शन करते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट, देन वी विल गेट द 95% ऑफ आयरन। ओके, लेकिन अभी 5% इम्प्योरिटीज है। ये इम्प्योरिटीज कार्बन की भी हो सकती है कि इसमें कार्बन है 5%। ओके, और भी बाकी सारे इम्प्योर या फिर फॉरेन मटेरियल्स में ऐड होंगे बस, but the pure iron is 95%. Then once again we are going to smelt the same iron, this pig iron, to under cupola furnace, and then we will get 97% of iron in purest form. Okay, but in the that iron is known as cast iron. Okay, so you can see that I have written the GCI and WCI. What is the meaning of GCI and WCI? So pig iron के लिए क्या क्या लिखेंगे हम लोग? It is produced from blast furnace, okay, and it will give us 95% of pure form of iron, right? Then cast iron, then we are having cast iron. कास्ट आयरन में, कास्ट आयरन को किसमें स्मेल्ट किया गया है? स्मेल्टिंग मतलब मेल्टिंग भी करना, उसमें कुछ ऐड करना, to perform a chemical reaction. So what is which furnace is used for the cast iron? Which furnace बताइए? अभी ऊपर देखा आप लोगों ने? अरे अभी देखा ना तुम लोगों ने, क्यूपोला फर्नेस, blast furnace, then cupola furnace. In that, if the carbon percentage in the iron is in between 2.5 to 4.3, then the iron is renamed as a cast iron. Okay, cast iron, and simply we can write it Ci, cast iron. And this cast iron is two types, ग्रे कास्ट आयरन एंड व्हाइट कास्ट आयरन। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से दिखाई देगा कि ये ग्रे कलर का है, ये व्हाइट कलर का है। जब इस मटेरियल को फ्रैक्चर किया जाता है, फ्रैक्चर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ट्विस्ट करके भी फ्रैक्चर कर सकते हो, आप टेंसाइल फोर्स लगा के भी फ्रैक्चर कर सकते हो। जब ये फ्रैक्चर्ड एरिया आप देखोगे, दिस फ्रैक्चर्ड एरिया, तो ये आपको दिखाई देगा ग्रे कलर का, अगर ये ग्रे कास्ट आयरन है। ठीक है, और अगर ये फ्रैक्चर एरिया अगर व्हाइट कलर का है, देन इट इज नोन एज WCI। ओके, अब ये क्यों होता है, व्हाइट क्यों दिखता है और ये ग्रे क्यों दिखता है? देखिए, अब कास्ट आयरन में दो तरह की इंप्योरिटीज हैं। पहली तो है 2.5 to 4% ऑफ कार्बन, ओके, एंड 1 to 3% ऑफ सिलिकॉन इज ऑल्सो अवेलेबल। कार्बन और सिलिकॉन जो पीरियोडिक टेबल में है, सेम कॉलम में है कि नहीं?
तो दोनों के जो प्रॉपर्टी है रिएक्ट करने की ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो जब ये ज्यादा होगा 1% और 3%, देखिए ग्रे कास्ट दोनों को एक साथ देखते हैं। ग्रे कास्ट आयरन में 1 to 3% है क्या, सिलिकॉन, और कार्बन उतना ही है 2.5 एंड 4.0, ओके। बट इन दिस केस व्हाइट कास्ट आयरन कार्बन परसेंटेज इज सेम 2.4 to 4.5, ये वेरी कर सकता है। बट इन दिस सिलिकॉन परसेंटेज इज 0.2 to 3%, 0.5 to 3%। तो इसमें जो सिलिकॉन है वो कम है, सिलिकॉन कम है, कार्बन ज्यादा है। जब भी सिलिकॉन इसमें कम होगा तो कार्बन उसमें ज्यादा ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो कास्ट आयरन का जो परसेंटेज होना चाहिए, कास्ट आयरन में जो कार्बन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4.3, और ऊपर देखिए कितना था टोटल, 97% हमको मिल जाता है, इसमें 97 के आसपास मिल जाता है। अब उसमें ही जब कार्बन की परसेंटेज अगर ज्यादा रखोगे, क्योंकि 2.4 है, अगर 4.5 ले लिया आपने तो सिलिकॉन के परसेंटेज कम हो जाएगा, सिलिकॉन का परसेंटेज कम हो जाएगा। अब कार्बन आपने ज्यादा लिया है तो एक कंपाउंड मिलता है जिसको बोलते हैं आयरन कार्बाइड, कार्बाइड Fe2C3, Fe2C3 का आयरन कार्बाइड, और इसका कलर जो होता है वो होता है व्हाइट, ठीक है। अब इसमें कम है, इसमें कम है, तो कार्बन के पास रिएक्ट करना है, कार्बन कम, कार्बन जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा या फिर जो बचे हुए कार्बन है वो जो सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ग्रेफाइट एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट होता है ग्रे कलर का। ग्रेफाइट इज ऑल्सो द कार्बन, कार्बन का ही क्या है, कार्बन से ही बनता है ग्रेफाइट भी, राइट। तो इसमें जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन ने आयरन के साथ रिएक्शन कर लिया तो कार्बन बच गया, तो कार्बन ने क्या बनाया, ग्रेफाइट बनाया, एंड दैट ग्रेफाइट इज इन ग्रे कलर। तो ग्रे कलर का कास्ट आयरन है, बाहर से आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ वो बाहर जो सरफेस है वो जैसे आयरन दिखाई देता है आपको, अगर क्लीन आयरन मतलब अगर प्योरेस्ट फॉर्म है तो ब्राउनिश कलर का दिखाई देगा, बट जब फ्रैक्चर करोगे तो आपको एग्जैक्टली चेंज, अजीब सा लगेगा, वो लगेगा कि आपको एल्यूमिनियम का कलर है, एल्यूमिनियम। तो दो तरह के कास्ट आयरन पाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द percentage of silicon inside the material, okay। So moving forwards we are going to see the steel, which is very important। ठीक है, स्टील। अब स्टील में भी कार्बन परसेंटेज अगर चेंज करेंगे आप तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको स्टील मिलेंगे। कितने टाइप के स्टील मिल सकते हैं आपको, बताओ। हाउ मेनी टाइप्स वी कैन गेट फ्रॉम द आयरन टू स्टील, आयरन से स्टील कितने टाइप के बन सकते हैं, आयरन टू स्टील। 3 देन कास्ट आयरन, 3 टाइप्स के, यहाँ पे दिया है मैंने इसलिए 3 बोल दिया। आप इनफाइनाइट टाइप के स्टील मिल सकते हैं, ठीक है। आयरन हमारे पास है, कौन सा आयरन है देखिए ऊपर सबसे पहले। अब मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन का, दैट इज रॉट आयरन। प्योरेस्ट फॉर्म 99.9% एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पडलिंग प्रोसेस। द पडलर भी यूज किया जाता है, पडलिंग प्रोसेस, एंड फ्रॉम दैट प्रोसेस वी कैन गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, दैट इज नोन एज रॉट आयरन। अब ये रॉट आयरन मेरे पास है WI, ठीक है। अभी WI मेरे पास है रॉट आयरन, तो इसके पास कितना परसेंट है, 99.9% है हमारे पास आयरन प्योरेस्ट फॉर्म में। अब हमको स्टील बनाना है, और स्टील तो यहाँ से आयरन से स्टील, स्टील से कास्ट आयरन बनेगा कैसे, कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करके। यहाँ पे 99% है। अब स्टील का जो रेंज है देखिए 0 से, अब यहाँ पे दे दिया मैंने थोड़ा सा 0.25, 0.25% से 2.4, 2.4 तक हमको मिलेगा स्टील, ठीक है। 2.4 से 4.3 तक हमको मिलेगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में 2 तरह के हैं, याद रखिएगा। इसमें सिलिकॉन की परसेंटेज चेंज होगा तो कास्ट आयरन 2 तरह के मिलेंगे, एक है GCI और दूसरा है WCI, ओके। तो जो 0.25 से लेके 2.4% तक क्या मिलेगा हमको, स्टील।
अब यहाँ पे हाई कार्बन स्टील 1.25% पे ही बोल दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 2.4% नहीं ऐड करोगे तो स्टील नहीं मिलेगा। वो और भी अच्छा और भी हाई कार्बन और उससे भी ज्यादा हाई कार्बन स्टील बोल सकते हैं उसको। तो 1.25 से ज्यादा भी होगा तो भी हाई कार्बन स्टील होगा, लेकिन प्रॉपर्टी अलग होगी। जो ये 0.6, लेकिन स्टैंडर्ड बनाया गया है कि 0.6 से 1.25% तक कार्बन होगा तो उसको हाई कार्बन स्टील बोला जाएगा। मीडियम कार्बन स्टील इज 0.25 टू 0.6, ऐसे ही है। 0.25 से नीचे होगा तो लो कार्बन स्टील, एंड लो कार्बन स्टील इज आल्सो नोन एज माइल्ड स्टील। माइल्ड मतलब बहुत ही कम, माइल्ड स्टील। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन जैसे 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही बताओगे, व्हेन द कार्बन परसेंटेज इनसाइड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन दैट इज wrought iron is less than 0.25%, then the steel is then steel will be made, and this steel will be known as low carbon steel or mild steel. Okay, when the carbon percentage is in between 0.25 to 0.6%, then it is known as medium carbon steel or medium carbon steel. Okay, when the range is in between 0.6 to 1.25, then it is known as high carbon steel. but the steel का range कहां से कहां तक है? 0.25 से लेके 2.4% तक। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां पे यूज होता है ये स्टेनलेस स्टील? कहां यूज होता है सर? ब्लेड्स में। कौन से ब्लेड्स में? शेविंग ब्लेड्स में। शेविंग ब्लेड्स, गुड। और घड़ी के पीछे का सर वो मेटल रेलिंग में। वॉच हाँ ठीक, और कहां पे? Sir, in watch. इन वॉच बता दिया किसी ने? और कोई जनरल मतलब बहुत ही घरेलू चीज बताओ। यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स, चाकू। तो हाई फाई चीज बता रहे हैं, जो उसको चेक करने के लिए घड़ी को तोड़ना पड़ेगा। सर फ्राइंग पैन। फ्राई पैन, गुड। चलिए, स्टेनलेस स्टील और स्टील कंटेनिंग एटलीस्ट 10.5%। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या है? इसे कम या ज्यादा ले सकते हैं? किस ज्यादा या कम ले सकते हैं? ज्यादा ले इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, कम से कम इतना तो ज्यादा होना ले ही सकते चाहिए। हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्रोमियम ऐड करना है, लेस देन 1.2% ऑफ कार्बन एंड अदर एलॉइंग एलिमेंट्स। ओके, अदर एलॉइंग एलिमेंट्स देखिए अभी क्या है। स्टेनलेस स्टील्स कोरोजन रेसिस्टेंस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन बी फर्दर एनहेंस्ड बाय एडिंग अदर एलिमेंट्स such as nickel, molybdenum, titanium, and niobium, and also manganese. ओके, तो ये जो चीजें मिलाई जा रही हैं वो फर्दर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। अब स्टेनलेस स्टील जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी जगह पे यूज किया जाए जहां पे फोर्स और एक्सटर्नल फोर्सेज उस पर अप्लाई ना हो रहे हो। अगर उस स्टेनलेस स्टील पे एक्सटर्नल फोर्सेज भी अप्लाई हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, सो वी नीड टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ ऑल्सो। ओके, तो स्ट्रेंथ भी चाहिए और इन्वायरमेंटल जो हैजार्डस उसके साथ होगा, जैसे कोरोजन है सबसे पहला, तो ठीक है वो कोरोजन ना हो, तो वी नीड टू इंक्रीज इट्स कोरोजन रेसिस्टिव प्रॉपर्टी एज वेल एज स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टेनलेस स्टील के लिए? क्रोमियम शुड नॉट बी लेस देन 10.5%। ओके, एंड द कार्बन शुड नॉट बी carbon can be taken as less than 1.2%. ओके, अब कार्बन परसेंटेज को कम करके हम डिफरेंट प्रॉपर्टी भी पा सकते हैं। 1.2%, अभी 1.2% मतलब ये दिख रहा है आपको, हाई कार्बन स्टील से कम होना चाहिए। मतलब स्टेनलेस स्टील नाम तो दे दिया आपने, स्टील है, तो स्टील कैसे हो सकता है? स्टील का डेफिनेशन क्या है? इस पे हमने स्टील यहाँ पे ऊपर अभी तक हम लोगों ने यहाँ से पहले, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? आयरन पढ़ा। अब ये आयरन स्टील बन गया। क्यों बन गया स्टील? क्योंकि कार्बन पे डिपेंड कर रहा है, और कार्बन अगर 0 से लेके 2.4% तक है उसको बोलते हैं स्टील। ठीक है, इन बिटवीन देम if the ranges are varies from 0.25 to 0.6, then 0.6 to 1.25, the name are different. तो अब स्टेनलेस स्टील 3 तरह के बन सकते हैं। मतलब अगर इस टेबल के हिसाब से देखा जाए तो लो कार्बन स्टेनलेस स्टील भी बन सकता है, मीडियम कार्बन स्टेनलेस स्टील भी बन सकता है,
हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील भी बन सकता है, ओके, बट उसमें ध्यान देना है कि आपको 10.5% कम से कम क्रोमियम ऐड करना होगा, राइट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड. So next topic is basic concept of heat treatment process and methods. Heat treatment is the method using which mechanical properties, अभी तक, अच्छा एक सेकेंड, वो मुझे एक दूसरा टॉपिक लेना था. दूसरा टॉपिक क्या था? Stress and strain curve and properties of the material with respect to carbon percentage, with carbon percentage, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ये अब आप लोग थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ी थी, रिकॉल कीजिए. अभी मैं पूछूंगा वो कि क्या होता है. नोट्स देखिए जल्दी से, तब तक मैं कर्व बना रहा हूँ. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. हो गया रिकॉल? ऑन वाई एक्सिस स्ट्रेस, स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं? Epsilon. 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 Okay, now we are having a material, okay, which is fixed with another wall, fixed wall. Okay, now we are going to apply an axial load on this force P. Okay, अब इसका डिस्प्लेसमेंट इसी पॉइंट से मेजर किया जाएगा, इसमें डिफॉर्मेशन जो होगा, ठीक है. अब जो फोर्स है, अब इसको डिवाइड बाय एरिया कर दें तो क्या बन जाएगा? ये Stress. स्ट्रेस. ओके, तो यहाँ पे ओरिजिन पे तो स्ट्रेस जीरो होगा क्योंकि फोर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फोर्स स्टार्टिंग में क्या है? जीरो है, तो स्ट्रेस जीरो होगा. और स्ट्रेन भी जीरो होगा. जब फोर्स लगाए नहीं तो डिफॉर्मेशन कैसे होगा? अपसाइडन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. सिग्मा क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. तो ओरिजिन पे अभी फोर्स लगाया ही नहीं है, ठीक है, डिफॉर्मेशन कुछ किया ही नहीं है, तो ना ही स्ट्रेस होगा ना ही स्ट्रेन होगा, राइट. और याद कीजिए हम लोगों के पास था हुक्स लॉ. हुक्स लॉ इज सिग्मा इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय अपसाइलन, ठीक है. दिस इज जस्ट लाइक वाई इक्वल्स टू एम एक्स, लीनियर, ठीक है. तो लेकिन ये मैंने बहुत बताया था कि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है. इलास्टिक मतलब मटेरियल तब तक इलास्टिक रहेगा, तभी तक ये फॉलो होगा ये रूल, हुक्स लॉ. इलास्टिक लिमिट होगा जब तक इलास्टिक के अंदर होगा. जैसे मैं किसी मटेरियल पे, सपोज आपने मैं एग्जांपल लूं अगर प्लास्टिक का, सर प्लास्टिक तो प्योर प्लास्टिक हो जाएगा तो उसका एग्जांपल नहीं ले सकते हैं. रबर इलास्टिक होगा तो उसका भी एग्जांपल नहीं ले सकते हैं. कोई ऐसा मटेरियल जैसे स्टील है, बट स्टील को आप देख नहीं सकते हो इजिली. इफ यू कैन सी, इफ यू हैव अ वायर ऑफ एल्यूमिनियम का वायर हो, ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो स्टार्टिंग में स्ट्रेच नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि अगर आपने थोड़ा भी फोर्स लगाया तो उसमें स्ट्रेचिंग होगी, डिफॉर्मेशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफॉर्मेशन द स्ट्रेन विल बी देयर, स्ट्रेस आल्सो विल बी देयर, and if you remove the load then it will come back to its original shape and size. Okay, but if you increase the amount of the force beyond the limit of elasticity, then material will not come back to its completely original shape and size.
ओके, एंड जितना बचा रहेगा शेप और साइज उसका बदल गया है, इट इज बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की वजह से उसका शेप और साइज परमानेंटली चेंज हो गया है, ठीक है। लेकिन उसकी के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो भी शो करेगा कि नहीं करेगा? वो मैंने एक डायग्राम बनाया था आपको। अगर मटेरियल इलास्टिक प्लास्टिक दोनों है, और जनरली सारे मेटल्स इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। अब मैंने इसमें फोर्स लगाया P, ठीक है। अब ये डिफॉर्म हो गया यहां तक, राइट, यहां तक डिफॉर्म हो गया। फोर्स P लगाया आपने, जैसे लगा दिया फोर्स अपने मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू P तक, स्टार्टिंग में 0 था, बाद में फोर्स P हो गया। अब अपने फोर्स को हटा दिया और ये इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल है, तो कौन सा करेक्ट है? ये करेक्ट है फोर्स हटाने के बाद? बताइएगा आप, A B C में से बताओ कौन सा सही है? A B C आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्स, दिस इज इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल। इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल सबसे, अब सारे स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, A B और C। सी। अगर A होता है तो ये मटेरियल कौन सा है? सर ये इलास्टिसिटी। इलास्टिक। इलास्टिक। गुड। अगर B होता है तो कौन सा मटेरियल है ये? प्लास्टिक। प्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक। प्लास्टिक। C हुआ है दोनों के बीच में, मतलब इसमें जो इतना रिकवरी हुई है, वापस आया है, ये किसकी वजह से आया है? इलास्टिसिटी की वजह से ये सर। इलास्टिसिटी की वजह से। तो जो चेंज इन लेंथ होगा वो इलास्टिक चेंज इन लेंथ होगा ये, राइट। तो जो स्ट्रेन होगा इसकी वजह से उसको बोलेंगे इलास्टिक स्ट्रेन, राइट, जो कि वापस आ चुका है। बचा हुआ जो लेंथ है, जो इसका चेंज परमानेंटली डिफॉर्म हो गया है, तो ये जो स्ट्रेन आएगा ये किसकी वजह से आएगा? प्लास्टिसिटी की वजह से। तो ये होगा प्लास्टिक स्ट्रेन। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल्स। Okay, so C is correct. So now I'm going to apply the force on a elastoplastic material. Okay, तो ये कुछ समय तक तो हुक्स लॉ को अप्लाई करेगा, बाकी उसके बाद ये हुक्स लॉ फॉलो ना करने का मतलब क्या है? जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, फिर वो बदल जाएगा, ठीक है। जो ग्राफ बनेगी वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ये समझ में आती है बात? तो कुछ मैंने फोर्स इंक्रीज किया, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अब इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई। अब आपने फोर्स लगाया तो ये ऐसे जाएगा, और यहाँ पे जाके कुछ समय के बाद मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, और उस मैक्सिमम स्ट्रेस के बाद आपको लगेगा कि मैं फोर्स लगा ही नहीं रहा हूँ और डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, और सडनली इट विल गो अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, F, दिस इज ओरिजिन O एंड दिस इज इलास्टिक पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज अल्टीमेट पॉइंट। यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? और भी बहुत सारे इसमें टर्म्स हैं जो कि आपको जरूरत नहीं है बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ इस कर्व पे ध्यान देना है, इतने। और मैंने यहाँ पे 2 टाइप के कर्व बनाए, दो कर्व बनाने जा रहा हूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। सॉरी, दिस इज ऑल्सो P by A एंड दिस इज स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, अब जो रुक जाओ, हमने इस पे फोर्स लगाया था, हम लोगों ने इस पे फोर्स लगाया था, ठीक है। तो इसका डिफॉर्मेशन हो गया यहां तक, ठीक है। उसके बाद ये टूट गया होगा, ठीक है। अगर मैंने यहां तक स्ट्रेन हुआ होगा, अगर यहां तक, तो हमने फोर्स हटाया तो ये वापस अपने शेप और साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके आगे अगर आप फोर्स यहां तक पहुंचा दोगे, यहां तक आ गए, मतलब डिफॉर्मेशन इतना हो गया है, अब फोर्स हटाओगे तो कुछ पार्ट
पीछे जाएगा और परमानेंटली डिफॉर्म भी रहेगा। वो कितना होता है, अगर आप यहाँ से ये जो ओ ई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा दिया हमने। अगर आपने यहाँ पे लोड हटा दिया था, इसी पॉइंट पे अगर आपने लोड हटा दिया इस पॉइंट पे, ठीक है, लोड हटा दिया, पी 0 कर दिया तुरंत सडनली, तो मटेरियल कितना वापस आएगा, कितना मटेरियल में इलास्टिसिटी बचेगी, या फिर बोले प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टोटल कितना हुआ होगा, आपको ड्रॉ करना होगा एक ऑफसेट लाइन। ऑफसेट लाइन मतलब पैरेलल लाइन टू द ओई फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिलीविंग द लोड। ये आपने लोड यहाँ पे हटाया, इस पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक पॉइंट कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो ये बचा हुआ जो डिफॉर्मेशन है, दिस इज बिकॉज ऑफ, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, मटेरियल का शेप और साइज बदल जाएगा अप टू दिस, ठीक है। तो जो ये डिफॉर्मेशन है वो कौन सा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है या इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, बताइए, पी लिखूं या ई? प्लास्टिक है, इलास्टिक है? ये कौन बताएगा? ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया है ना, तो ये स्ट्रेन स्टार्टिंग से आप चेक करोगे पॉइंट ओ से, प्लास्टिसिटी प्लास्टिक स्ट्रेन होगा। और ये जो बच्चा जो वापस रिकवर हो चुका था, ये लेंथ, ये स्ट्रेन इलास्टिक, राइट। आ रही बात समझ में? अगर बीच में हमने लोड हटा दिया, ये तो पूरा फ्रैक्चर तक हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने फ्रैक्चर तक किया है, मटेरियल को खींचते जा रहे हैं तब तक जब तक ये फ्रैक्चर ना हो जाए, टू ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, okay, but in case if we release the load up to 0 point, okay, then the material will recover its elastic zone and plastic zone will be permanently it will be reflected into the material permanently, okay। तो शेप और साइज परमानेंटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। कितना चेंज होगा ये मैंने आपको बता दिया कि ये लाइन जो है पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी, ए बी इज पैरेलल टू ओई, ओके, आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखिए, अब ये अगर हम लोग इसमें कार्बन परसेंटेज इंक्रीज कर दें, कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने पे क्या क्या होता है वो देखेंगे। अगर ये हमारा देखिए, ये मटेरियल जो है, ये मटेरियल जिस मटेरियल पे टेस्टिंग की जा रही है, ये मटेरियल पे टेस्टिंग की जा रही है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है और ये कर्व बनाया जा रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एक मटेरियल के लिए। दूसरे मटेरियल का निकालोगे तो कर्व अलग बन जाएगा, ठीक है। तो एक मटेरियल है ऐसा, सपोज ये मटेरियल है ए, और मैं दूसरे मटेरियल का बनाने जा रहा हूं यहाँ पे, सॉरी इसी पे बनाते हैं हम लोग। ये मटेरियल ए के लिए है कर्व जो ब्लू कलर का है। अब मैं जा रहा हूं दूसरे कलर का बनाने, ब्लैक कलर का, ठीक है। और ये यहीं पे फ्रैक्चर हो गया, ठीक, और इसका इलास्टिक पॉइंट यहां तक है। चलिए बताइए आप लोग, और ये मटेरियल है बी और ये मटेरियल था ए। अब आप लोग बताओ कौन सा मटेरियल इलास्टिक ज्यादा है, इलास्टिसिटी ज्यादा है किसकी? कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है? बताओ, बताओ, जल्दी बताओ। इलास्टिसिटी सेकंड वाला। सेकंड वाला, ए और बी बताओ बेटा, कौन ज्यादा इलास्टिक है? इलास्टिसिटी कैसे चेक करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या फिर डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा अपसाइलन, या फिर सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन अपसाइलन 2 माइनस अपसाइलन 1। ये क्या होता है? स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का, स्लोप होता है ना ये, एम इज ई। तो स्लोप किसमें ज्यादा है? बी का स्लोप ज्यादा है, तो बी इज मोर इलास्टिक, बी इज मोर इलास्टिक, राइट। मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी का मेजर किससे करते हैं? यंग्स मॉडुलस से।
ओके, तो ये मटेरियल ही चेंज हो गया, ए से ये मटेरियल बी बन गया, मतलब एक दूसरा मटेरियल है, एक ए है और दूसरा मटेरियल कौन सा है, एक बी है, दोनों डिफरेंट है। अगर मटेरियल सेम रहे, मतलब पेरेंट मटेरियल सेम रहे, सपोज अब मैं यूज करने जा रहा हूँ आयरन, ठीक है, आयरन यूज करने जा रहा हूँ। अब प्योरेस्ट जो माइल्ड स्टील है, सबसे कम आयरन उसमें एडेड है, माइल्ड स्टील, उसका जो बनाने जाएंगे हम लोग, तो कुछ ऐसा बनेगा। स्ट्रेट लाइन तो जाएगा पहले, फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, जिगजैग लाइन, उसके बाद ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके फ्रैक्चर होगा। ठीक है, इस तरह से माइल्ड स्टील का होता है। अब ये इसमें दो पॉइंट आ जाते हैं, एक अपर इल्ड पॉइंट वाई, एक लोअर इल्ड पॉइंट, ठीक है, वाई एल, और इलास्टिक पॉइंट यहाँ पे होगा, एंड देन अल्टीमेट पॉइंट यहाँ पे होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल, एंड दिस इज फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें आपको ये इल्ड पॉइंट को इतना ध्यान में नहीं देना है, बट आप देखेंगे कि जो एरिया बनेगा माइल्ड स्टील में बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, अंदर का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर का एरिया है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे कि इलास्टिक जो इसमें फ्रैक्चर हो रहा है बहुत देर में हो रहा है, तो जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, उसकी टफनेस ज़्यादा होती है या कम होती है? उल्टा बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं। तो ये मैंने माइल्ड स्टील जो प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट नहीं है फिर भी इसमें कम परसेंटेज, कितना परसेंटेज होता है इसमें, लेस देन 0.25, 0.25 से कम है अगर परसेंटेज ऑफ आयरन, सॉरी कार्बन इन आयरन, देन इट इज नोन एज माइल्ड स्टील या फिर लो कार्बन स्टील। तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, कंपेयर करके ही समझ पाएंगे हम लोग, और ये मैंने समझा दिया था, कंपेयर करके समझाते हैं। अब देखिए एरिया पॉइंट लिखिएगा, ये एरिया अंडर द कर्व of stress and strain is known as energy stored by the material per unit volume, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कहलाता है टफनेस। ठीक है, ये कहलाता है टफनेस। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, नोट कीजिएगा जल्दी इसको, जल्दी से नोट करो इसको। दूसरा पॉइंट स्लोप विद इन इलास्टिक लिमिट of stress versus strain curve is known as बताओ, is known as Elasticity. इलास्टिसिटी। कोई बोल ही नहीं रहा, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी अभी बताया, इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक है, ये दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अब कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, वो बताएंगे आप लोग। स्ट्रेस स्ट्रेन। तो मैं कई तरह के कर्व एक ही ग्राफ पे बना रहा हूँ, एक ही एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट ई है, एंड मैक्सिमम पॉइंट इज अल्टीमेट, एंड द फ्रैक्चर पॉइंट इज एफ।
ओके, सेकेंड करो, आई एम गोइंग टू डू फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जहां पे मिलता है उसको अल्टीमेट पॉइंट बोलते हैं। ये दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी पॉइंट से फ्रैक्चर पॉइंट है। तो तीन तरह का, स्टार्टिंग से ओ से ई तक सबके ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ बदल गया है। तो आप लोग बताइएगा, ए, बी और सी, यंग्स मॉडुलस तीनों के सेम है या नहीं? यंग्स मॉडुलस तीनों के सेम है या नहीं? स्लोप देखिए, तीनों के सेम है या नहीं, बोलो। Yes, sir. यंग्स मॉडुलस तीनों के सेम है, मतलब मटेरियल एक ही है। अब उसमें हम लोग कार्बन ऐड किए जा रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टील मिल रहे हैं हमको। अब वो स्टील की प्रॉपर्टी कैसे चेक करेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के, स्ट्रेस स्ट्रेन को का जो कर्व है उसका एरिया चेक करेंगे हम। एरिया किसका ज़्यादा है? देखिए, अगर ये ब्लैक वाले कर्व का देखेंगे तो इतना ही है, एरिया क्या देता है? एरिया क्या देगा? Toughness. टफनेस, ठीक है। ये ग्रीन वाले का देखेंगे तो ये ब्लैक वाला उसी में आ जा रहा है, प्लस ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर का कर्व बनाया गया है सी, उसमें एरिया ब्लैक वाले से ज़्यादा है बट ग्रीन वाले से कम है, ठीक है। तो एरिया आप देखेंगे, एरिया अंडर द कर्व ऑफ सी ऑफ ए is less than area of C is less than area of B। तो बोल सकते हैं हम टफनेस ऑफ A is less than टफनेस ऑफ C is less than टफनेस ऑफ B। और याद कीजिए, हम लोगों ने टफनेस को, डक्टिलिटी को सेम बोला था। यस सर। और डक्टिलिटी को प्लास्टिसिटी के सेम बोला था। जितना ज्यादा प्लास्टिक जोन होगा वो उतना ही ज्यादा वायर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। उतना ही ज्यादा डिफॉर्म होगा ना वो, बिना फ्रैक्चर के। जितना दूर, जितना देर लगे फ्रैक्चर पॉइंट को पहुंचने में, इसका मतलब वो मटेरियल ज्यादा टफ है, ठीक है। वो मटेरियल उतना ज्यादा टफ है, ठीक है। तो कार्बन परसेंटेज आपने, मैंने अभी बताया, जितना दूर ज्यादा मिलेगा वो मटेरियल सॉफ्ट होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा उसके अंदर जल्दी। लेकिन जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करते जाते हैं, कार्बन परसेंटेज जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं हमको मटेरियल ज्यादा स्ट्रांग मिलने लगता है। स्ट्रांग इन द सेंस द सरफेस प्रॉपर्टी या फिर हार्डनेस, ठीक है। लेकिन टफनेस उसका कम होता जाता है, राइट। अब आप देखेंगे टी ए, अब देखो टफनेस हमने बात कर लिया, टफनेस की बात कर ली। यंग्स मॉडुलस सबका क्या है? सेम है, सबका सेम है यंग्स मॉडुलस, मटेरियल चेंज ही नहीं कर रहे हैं हम। तो कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने पे क्या होता है? कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने पे क्या होगा? टफनेस डिक्रीज होगी, टफनेस डिक्रीज होगी। ये कर्व जो बनाया गया हमने, ए वाला जो कर्व है, वो प्रैक्टिकली वो नहीं मिलेगा हमको। प्रैक्टिकली ऐसा मिलेगा, देखिए, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं मिलेगा। मैंने रैंडमली बना दिया इसको, बट प्रैक्टिकली दिस कर्व विल बी एट टॉप, ऐसे ऊपर मिलेगा और यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। प्लास्टिक जोन किस में ज़्यादा है? इलास्टिक के बाद प्लास्टिक जोन किस में ज़्यादा आ रहा है? देखिए, ग्रीन वाले में। उसके बाद प्लास्टिक जोन किस में ज़्यादा हो रहा है? ब्लू वाले में। सबसे कम प्लास्टिक जोन किस में है?
ब्लैक वाले में। तो ये बदल जाएगा थोड़ा, बदलेगा क्या? ये नहीं बदलेगा, नहीं, सही है, ठीक है। तो कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने पे टफनेस डिक्रीज होती है, उसके बाद डक्टिलिटी ये भी डिक्रीज होगी, प्लास्टिसिटी ये भी डिक्रीज होगी। बट आप देखेंगे ये देख के बताओ, वन मोर थिंग इज इनकरेक्ट, ये पॉइंट यहाँ के बना दिया मैंने, यहाँ पे आएगा ना, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा जहाँ पे बनाया था हमने पहले। आप देखेंगे ये फ्रैक्चर पॉइंट में, फ्रैक्चर पॉइंट पे स्ट्रेस किसका ज्यादा है? ब्लैक, यहाँ पे बनेगा, ये एरिया होगा। बताइए फ्रैक्चर पॉइंट पे स्ट्रेस किसका ज्यादा है? एक का। ए का। और मैंने बताया था कि स्ट्रेस ही स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चर इज नोन एज द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, कार्बन परसेंटेज ऐड करने पे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। यंग्स मॉडुलस विल बी कांस्टेंट, क्योंकि आप एक ही मटेरियल में कार्बन परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो उसका जो पेरेंट मटेरियल है, यंग्स मॉडुलस का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगा, ओके। तो एरिया अंडर द कर्व से आप बता सकते हो कि मटेरियल क्या है, कौन ज्यादा टफ है, कौन ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, ओके। ये क्लियर है सबको? जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज ऐड करते जाएंगे डक्टिलिटी कम होती जाएगी, वो एरिया कम होता जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो ये ऊपर फ्रैक्चर होगा। और आप देख रहे होंगे यहाँ से ऊपर जाता जा रहा है फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं पॉइंट्स को लिख देता हूँ। एफ इज इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, यू क्या है? अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू, मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू, एंड एफ इज फ्रैक्चर पॉइंट। ए वाले में फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट सेम होगा, बताओ? एफ एंड यू, सही है? Yes, sir. Okay. So the last topic is heat treatment process, the basic concept of the heat treatment process, the basic concept of heat treatment process and its methods. Okay. So देखिए हमारे पास बहुत सारे तरह की प्रॉपर्टी मिल गई है। अब हमको पता है कि टफनेस जैसे बढ़ाते हैं मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। स्ट्रेंथ मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत जल्दी आ जाना, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं मटेरियल फेल हो गया है। जब उसके डिस्कंटिन्यूटी हो जाती है एटम्स के अंदर तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो इसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया यहीं से, परमानेंट डिफॉर्मेशन इलास्टिक पॉइंट के बाद ही। तो इसमें प्लास्टिक जोन आ चुका है, मतलब मटेरियल फेल हो चुका है। ये अलग बात है कि फेल्ड मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग बनाने में, वायर, प्लेट्स, शीट्स बनाने में यूज करते हैं मटेरियल को फेल करके। विदाउट फ्रैक्चर वी कैन गो अंडर फेलियर जोन। फेलियर जोन मतलब समझ में आ रहा है? फेलियर और फ्रैक्चर आ रही बात समझ में? फेलियर का मतलब क्या है? मटेरियल फेल मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जा चुका है, उसका शेप और साइज परमानेंटली चेंज हो जाएगा। अब अगर आप फोर्स हटाते हो तो फ्रैक्चर नहीं होगा भले ही, लेकिन परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। दैट कंडीशन इज नोन एज फेलियर, ओके। तो आपको पता है कि जब हम टफनेस बढ़ा रहे हैं तो
और एक और चीज आप लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस. सो व्हेन वी इंक्रीज द कार्बन परसेंटेज देन हार्डनेस इज आल्सो सरफेस हार्डनेस. बताया था मैंने हार्डनेस प्रॉपर्टी. तो हार्डनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. इंक्रीज्ड, राइट. तो हार्डनेस भी इंक्रीज हो जाती है. तो कई कुछ प्रॉपर्टी बढ़ रही है, कुछ घट रही है. तो इन सब प्रॉपर्टी को दूसरी तरीके से भी चेंज किया जा सकता है. मुझे हाई टफनेस भी ज्यादा चाहिए और स्ट्रेंथ भी ज्यादा चाहिए अगर, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो कर्व कैसा बनेगा? अगर मुझे टफनेस भी ज्यादा चाहिए और हार्डनेस भी ज्यादा चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी, जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, बहुत ही ऊपर जाए ऐसे, ठीक है, बहुत ही ऊपर जाए और यहाँ पे जाके फ्रैक्चर हो तो एरिया बढ़ जाएगा ना. अब सपोज एक मटेरियल था जिसकी टफनेस तो ज्यादा थी, टफनेस ज्यादा थी, यहाँ पे एरिया ऐसे ज्यादा मिल रहा था, लेकिन स्ट्रेंथ कम है. ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस है, फ्रैक्चर स्ट्रेस, वो कम है. लेकिन हमने कुछ ऐसा प्रोसेस इसमें अप्लाई किया सो दैट इसका जो टफनेस उतना ही रहे. तो हमने क्या किया, ऊपर ऐसा मटेरियल बनाया जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन करो ऐसा बन जाए, तो एरिया बढ़ जाएगा. एरिया तो बढ़ रहा है, थोड़ा सा टफनेस और कम हो जाएगा भले ही, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी फिर से. समझ में आ रही बात? आ रही बात समझ में? तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा चाहिए, टफनेस भी ज्यादा चाहिए, तो हमको कुछ ऐसा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट वी कैन गेट बोथ द प्रॉपर्टीज, two different properties which are inversely proportional to with respect to carbon percentage. कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करने पे हमारा टफनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो हमारे पास मटेरियल मिल चुका है. अब इसके साथ क्या किया जाए कि इसका टफनेस वैसा ही रहे और स्ट्रेंथ बढ़ जाए. तो वी कैन यूज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. तो हीट ट्रीटमेंट इज दैट मेथड यूजिंग विच मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल कैन बी अल्टर्ड. अल्टर्ड मतलब चेंज किया जा सके. कभी कभी होता है स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अब स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसको आप प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं कर सकते किसी दूसरे शेप में प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका शेप चेंज करना पड़ेगा. तो उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी थोड़ा कमजोर करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ कम करना पड़ेगा. तो इसलिए अल्टर्ड लिखा है, इंक्रीज नहीं लिखा है. अल्टर्ड, अल्टर मतलब चेंज करना, ठीक है, बाय चेंजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर. जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो चेंज करके. आपको पता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या फिर उससे भी हाई लेवल पे जूम करके चेक किया जाए तो आपको पता चलता है कि यूनिट सेल होता है मटेरियल के अंदर, होता है ना यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, HCP, सिंपल क्यूबिक, पता है आपको केमिस्ट्री. तो उसकी केमिस्ट्री अंदर चेंज करनी होगी, हमें स्ट्रक्चर अंदर का चेंज करना पड़ेगा. फॉर दिस मटेरियल कैन बी ट्रीटेड डिफरेंट टेम्परेचर टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक. सो हीट ट्रीटमेंट इज जनरली कैरिड आउट इन ऑर्डर टू फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स विच आर इंप्रूविंग द मशीनेबिलिटी. कटिंग कर सकें आराम से हम लोग. तो ऐसा बनाए कि मटेरियल इतना ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए कि मशीनिंग ना कर पाए. मटेरियल हमारे पास पड़ा है लेकिन हम उसको कट करके नया शेप नहीं दे पा रहे हैं, दिस इज द फेलियर. ओके, तो मटेरियल का ऐसा हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे सो दैट वो कटिंग करके दूसरा शेप बना के नया प्रोडक्ट बना सकें. ओके, मटेरियल ऐसे रॉ पड़ा हुआ है तो वो बेकार है, वी हैव टू यूज दैट मटेरियल. सेकेंड इज टू रिमूव द स्ट्रेस डेवलप ड्यूरिंग द वेरियस ऑपरेशन. मैंने बताया था जैसे वेल्डिंग करते हैं तो मटेरियल के ऊपर क्या हो जाता है, बहुत ही हीट इफेक्टेड जोन आ जाता है, ठीक है, हीट इफेक्टेड जोन आ जाता है जिसकी वजह से इस पे थर्मल स्ट्रेसेस आ जाती हैं. तो इन थर्मल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वी हैव टू अप्लाई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. थर्ड इज टू प्रिवेंट द वियर एंड टियर ऑफ द मटेरियल. वियर एंड टियर होता है बिकॉज ऑफ लेस स्ट्रेंथ एट दी क्रॉस सेक्शन. जैसे कॉर्नर है, कॉर्नर पे जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि क्रॉस सेक्शन छोटा है, ठीक है, कॉर्नर पे फ्रैक्चर बहुत जल्दी होता है. कहीं कहीं भी देखेंगे आप, किसी भी दीवार पे देख लो, टेबल पे देख लो, कहीं भी देखोगे कॉर्नर पे पहले सबसे पहले फ्रैक्चर होता है क्योंकि वो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इधर से भी और कॉर्नर एक्सपोज्ड है और एरिया कम है. एरिया कम है तो स्ट्रेस जनरेटेड ज्यादा होगा, ठीक है. तो इस तरह के इस कॉर्नर पे हम लोग अलग टाइप का मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ाएं, बाय यूजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ये तो वही हम लोग करने जा रहे हैं. 5 टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इट कैन बी चेंजेस. जैसे आयरन
को एक सर्टेन टेम्परेचर पे अगर आप इंक्रीज करोगे आयरन को विदाउट मेल्टिंग, तो वो मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक भी कन्वर्ट होता है, तो यू कैन चेंज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो। 6 इज टू गार्ड अगेंस्ट रस्टिंग, तो रस्टिंग जो कोरोसिव प्रॉपर्टी है वो भी इंक्रीज होती है, तो रस्टिंग भी कम होगा। 7 इज टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये काफी है। टू करेक्ट द इंटरनल डिफॉर्मिटी caused by the forging, and this is also to remove the stress develop. Okay, so you can write top 5 objectives of the heat treatment process. Okay, अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं व्हाट इज दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ग्रेन्स एंड ग्रेन बाउंड्री। आपको पता है बहुत सारे जैसे आयरन है बीसीसी स्ट्रक्चर होता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, जब इसका टेम्परेचर 768 के ऊपर किया जाता है, 768 तक, 768 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आयरन जाता है तो आयरन का स्ट्रक्चर बदल जाता है, बीसीसी से एफसीसी बन जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो रूम टेम्परेचर की बात करें अगर, तो हर कॉर्नर पे क्या होंगे, एटम्स होंगे और एक सेंटर पे होगा। ठीक है, तो ग्रेन्स आपको जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा मटेरियल का ग्रेन्स। अभी मटेरियल है, मैंने इसमें माइक्रोस्कोप लगाया तो देखा, तो ये वाला एरिया मैं माइक्रोस्कोपिक कंसीडरेशन में ले रहा हूं। ठीक है, तो ये जो यूनिट सेल हैं बहुत सारे, इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा, इसके नीचे भी यूनिट सेल होगा, लेकिन जब हम किसी भी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो ये डिस्टॉर्ट होते रहते हैं, तो इनकी मिसमैचिंग होती है। मतलब जरूरी नहीं कि इसी ओरिएंटेशन में दूसरा यूनिट सेल हो। ठीक है, तो जब यूनिट सेल अलग अलग ओरिएंटेशन में एक दूसरे को कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों के बीच में एक बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, अगर एक साथ दोनों यूनिट सेल हो तो बाउंड्री नहीं आएगी। स्टैकिंग अगर अच्छे से हो तो बाउंड्री नहीं आएंगी, लेकिन अगर तीसरा यूनिट सेल में अगर बीच में मिला दूं ऐसे, ठीक है, तो दोनों के बीच में मिसमैचिंग की वजह से कांटेक्ट पे एक लाइन दिखने लगेगा, कांटेक्ट पे एक लाइन दिखने लगेगा, दैट इज नोन एज द ग्रेन बाउंड्री। ओके, तो अब ग्रेन बाउंड्री बन गया है, तो जो एक टाइप के ओरिएंटेशन वाले यूनिट सेल हैं वो एक साथ मिलके क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे ग्रेन्स। ठीक है, तो जैसे ये ग्रेन बाउंड्री है, एक ये ग्रेन बाउंड्री है, एक ये ग्रेन बाउंड्री है, एक ये ग्रेन बाउंड्री है और एक ये ग्रेन बाउंड्री। तो एक टाइप के यूनिट सेल जो एक ओरिएंटेशन में एक एंगल में है वो इसमें दिखाई देंगे एक टाइप के, दूसरे ओरिएंटेशन में ये वाले इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, एक ही पैरेलल होंगे एक जैसे, तीसरे अलग ओरिएंटेशन इसमें होगा। ठीक है, तो ये जो जैसे अब इंटरफेस पे बाउंड्री पे देखोगे तो ये ऐसा होगा और ये वाला ऐसे मिल रहा होगा इससे, तो यहाँ पे बाउंड्री बन गई बीच में इन दोनों के। तो दीज ग्रेन बाउंड्री एंड ग्रेन्स आर easily can be visible by microscope. Okay, and we in the material testing lab we are having the microscope on from which you can see the grain boundaries. Okay, grain boundaries and grain also. So these are the grain boundaries and grain boundaries. Okay, and these are the जो अंदर जो पूरा बन रहा है ऐसे, जो अंदर आप देख रहे हो ऐसे, these are grains. ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेन्स, इसके अंदर होंगे यूनिट सेल्स। ओके, अब हम इसको अगर टेम्परेचर पे लेके जाएं, कुछ ऐसे टेम्परेचर पे ले जाएं तो ये ग्रेन बाउंड्री बदलती रहेंगी, साइज बदलता रहेगा। हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो मटेरियल में थर्मल लोडिंग लगेगी, तो ये इनकी साइज बदलते रहेंगे, कम होते रहेंगे, ज्यादा होते रहेंगे। तो बीच में एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पे ये पूरी तरह ये बदल जाते हैं, इनका शेप पूरा बदल जाता है, ओरिएंटेशन पूरा बदल जाता है ग्रेन्स का। अगर आप किसी एक टेम्परेचर पे लेके जाओगे, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है वो। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एंड दैट इज डिनोटेड बाय TRX, रिक्रिस्टलाइजेशन, एंड इट इज इक्वल्स टू अबाउट 0.3 to 0.4 टाइम्स ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है,
तो इस टेम्परेचर पे अगर लेके जाएंगे तो ये पूरी की तरह इसका शेप, इसी मटेरियल को अगर लेके गए तो ग्रेन बाउंड्री पहले कुछ और तरह से था और ये पूरी तरह से बदल जाएगा उसका शेप, वो अंदर पूरी तरह से बदल जाएगा। सपोज वो या तो ऐसा हो जाएगा, नया अरेंजमेंट ले लेगा वो। दैट टेम्परेचर इज नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। नया ग्रेन, यूनिट सेल वही है, यूनिट सेल वही है, ठीक है, यूनिट सेल वही रहेगा, मतलब एफसीसी बीसीसी जो भी एटम्स कम थोड़ी ना होंगे, मास विल बी कंजर्व, बट अंदर का जो माइक्रो स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा। तो ये बताइए अभी इस टाइम पे बताइए, इसमें छोटे छोटे बन गए ग्रेन्स और इसमें बड़े बड़े ग्रेन्स थे, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें ग्रेन बड़े बड़े हैं, इसमें छोटे छोटे हैं, पहले प्लीज बताइए इसमें यस और नो, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो इसमें तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? बताओ, थोड़ा सा इमेजिन करो कि किसकी इमेज किस में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ऐसे सोचिए जरा, आपके पास अगर पिल्लो है एक, ठीक है, सिंगल एक पिल्लो है, इसका आप लोग साइड व्यू देख रहे हो, ये ऐसे इसमें स्वेल्ड है पूरा, इस पे सिलाई नहीं हुई है, साइड में बस सिलाई हुई, स्टिचिंग बस साइड में हुई है, लास्ट में एंड पे, ठीक है। अब मैं इसमें एक सिलाई कर दूं इसके साथ, यहाँ पे सेंटर पे 2 जगह, ठीक है, तो ये पिल्लो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, am I right? यस सर। तो अब स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? स्ट्रेंथ समझ रहे हैं आप? अगर इस पिल्लो पे कौन सा फोर्स लगता है? कंप्रेसिव फोर्स लगता है ना, कि खींचते हैं उसको कि दबाते हैं उसको? बताओ, बोलोगे नहीं तो नहीं चलेगा क्लास आगे। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? सेकंड, जब हमने इस पे स्टिचिंग कर दी बीच में 2 जगह, आ रही बात समझ में? अरे यार बोलते ही नहीं है सब बच्चे, क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? शामली बोलो। शामली बोलो। नवीन शर्मा, नवीन शर्मा, कुशाल, यस सर। बताओ बेटा, क्यों नहीं रहे हो आप लोग? बताइए, क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दिया? यस सर, रिपीट कर रहा हूँ। कहाँ सो गए थे क्या? इतना तेज तो बोल रहा हूं मैं। इसमें से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी? अगर ये पिल्लो है, अगर उसको बीच में 2 जगह सिलाई कर दिया तो सिलाई करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा पिल्लो, ठीक है, साइड व्यू देख रहे हैं आप, ऐसा हो जाएगा साइड व्यू, ठीक है। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा लग रही है? सिलने के बाद उसकी स्ट्रेंथ सर ज्यादा, स्टिचिंग वाले। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी उसकी, ठीक है, क्योंकि हम इस पे तो फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स लगाते हैं? सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब इसमें आप देख रहे होंगे ग्रेन ज्यादा हो गए, बड़े 3 हो गए, पहले एक ही था पूरा गोल सा, ठीक है, अब ये 3 छोटे छोटे ग्रेन्स बन गए, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसी से कोरिलेट करना है आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन इज द टेम्परेचर एट विच द अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स has been completely changed. Okay, so recrystallization is a process accomplished by heating where deformed grains are replaced by new set of grains that nucleate and grow until the original grains have been entirely consumed. पुराने वाले grains completely change हो गए, ठीक है, तो नए grains बन जाते हैं। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे दिखाऊं ये डायग्राम इसके लिए, तो पहले grains ऐसे थे, इतने बड़े बड़े थे, ठीक है। बाद में जब हमने टेम्परेचर यहाँ पे राइज किया, व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन TRX,
रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो इसका जो शेप है इसमें और भी ग्रेन्स बन गए या फिर रिप्लेस हो गए या मिट गए या कुछ भी, ठीक है, छोटे छोटे और भी बन गए या बड़े हो गए, चेंज करना है, एंटायरली कंज्यूम्ड, ओके, खत्म हो गया। TRX is, what is the meaning of TRX? It is recrystallization, recrystallization temperature, ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिफरेंट मेथड्स हैं जो अप्लाई करते हैं मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज करें विदाउट एनी चेंजिंग इट्स केमिस्ट्री चेंज नहीं किया हमने, मतलब कंपाउंड चेंज नहीं करने जा रहे हैं, वी जस्ट गोइंग टू चेंज इट्स ग्रेन्स साइज बाय यूजिंग सम हीटिंग मेथड्स, ओके। सो देयर इज अ टाइम एंड टेम्परेचर ग्राफ, देखिए ये है टेम्परेचर, ये है टाइम, तीन मेथड है, ध्यान से देखिएगा, इसी ग्राफ पे पूरा समझ जाएंगे, डेफिनेशन लिखने वाला नहीं हूं मैं, पूरा आप लोग समझेंगे इसी से। स्टार्टिंग पॉइंट्स है पॉइंट ओ, देखिए हमने हीटिंग स्टार्ट की, एक मटेरियल रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ओ पे है टेम्परेचर, इसका रूम टेम्परेचर, यहाँ पे रूम टेम्परेचर ध्यान रखिएगा, दिस इज रूम टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, ग्रेन्स कुछ उसके ऐसी हैं, ठीक। अब हमने इसको हीटिंग करना स्टार्ट किया, ये पॉइंट जो है वो है TRX, अब हमने हीटिंग किया स्टार्ट फ्रॉम O एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है, O से लेके A तक, ठीक है। उसके बाद उसी टेम्परेचर पे रखा कुछ देर तक रखा, उसके बाद B पॉइंट तक आ गए, ठीक है। उसके बाद इसकी कूलिंग करेंगे, कूलिंग करने के तीन तरीके हैं, आप लोग बताएंगे नाम क्या होगा। और नीचे आ जाते हैं यहां तक, अब बताइए फास्ट कूलिंग कौन सी है, स्लो कूलिंग कौन सी है, मीडियम कूलिंग कौन सी है? PQR, बताइए किसमें फास्ट कूलिंग हुई है? PQR, तीन तरह की हीटिंग मेथड है, हीटिंग प्रोसेस है, बताओ जल्दी बताओ कौन सी फास्ट कूलिंग है? सर पी इज द फास्ट कूलिंग, ठीक है, फास्ट कूलिंग है। लोगों को लगेगा टाइम कम है, ये तो कम टाइम मतलब ही तो होता है फास्ट, ठीक है, कम टाइम लगा है। उसके बाद क्यू है और आर क्या है? स्लो कूलिंग, ओके। सो वी आर हैविंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हमको क्या करना है? मटेरियल को पहले गर्म करना है अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उसके बाद उसी पे उसको होल्ड करना है फॉर सम टाइम्स। आप टाइम देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, ए से बी तक का, तो आप टाइम लिख सकते हो TA TB, ये क्या है? होल्डिंग टाइम, होल्डिंग टाइम। TB माइनस TA इज होल्डिंग टाइम, ठीक है। O से A क्या है? हीटिंग अबव इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, देन A to B is holding for a particular temperature, holding at a particular temperature for TB minus TA time, okay, then cooling from B to P or B to Q or B to R, okay। so यहाँ पे हमको तीन तरह के मेथड्स मिलते हैं। पहला जो प्रोसेस है O से A से B एंड B से P, ठीक है।
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, नाम लिखिएगा, ये कौन सा है, फास्ट कूलिंग है या स्लो कूलिंग है? फास्ट कूलिंग। फास्ट कूलिंग। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इसको O A D एंड P। तो इसमें जो ये प्रोसेस है यही कूलिंग, और ये इसका नाम चेंज करता है, इसको कहेंगे फास्ट कूलिंग, फास्ट कूलिंग, एंड इट इज नोन एज क्वेंचिंग। क्वेंचिंग, QUENCHING। then second is O A B to Q। ये कौन सा है, मीडियम कूलिंग। मीडियम कूलिंग, ठीक है, अभी नाम बताते हैं हम इसका। देन O A B and R, B to R is fast cooling। So slow cooling. Very good, slow cooling। स्लो कूलिंग, ठीक है, 3 तरह की हमारे पास है स्लो कूलिंग। अब देखिए इसको हमने नाम दिया क्वेंचिंग। जो मीडियम कूलिंग है उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग। और ये है स्लो कूलिंग, इसको बोलते हैं एनिलिंग। ANNEALING, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्वेंचिंग, 3 प्रोसेस है। अब फास्ट कूलिंग के लिए देखिए क्या करते हैं, फास्ट कूलिंग, मीडियम कूलिंग और स्लो कूलिंग के लिए P पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा, Q पे मिलेगा, R पे मिलेगा, वो कैसे कैसे मिलेंगे वो भी देखेंगे। बट क्वेंचिंग देखिए, हमने फर्नेस में रखा, हीटअप किया, फर्नेस में रखा है मटेरियल को, ये फर्नेस है, इसमें हमने मटेरियल को रख दिया है, ठीक है। अब ये हीट करते जा रहे हैं अबव रिक्वेस्टेशन टेम्परेचर। अगर हम इसकी कूलिंग बाहर निकालें और उस पर वाटर कूलिंग करें या फिर किसी लिक्विड से कूल करें, ठीक है, बाहर निकालें और कूलिंग कर दें। देखिए हमने क्या किया, फर्नेस गर्म किया अप टू दिस टेम्परेचर, दैट इज TA इक्वल्स टू TB, ठीक है। TA पे हीटअप किया और उसके फर्नेस को क्या किया हमने, फर्नेस उसी टेम्परेचर पे मटेरियल को रखे रहा, B तक पहुंचे, टाइम हमारा TB हो गया था। अब हमने क्या किया, इसको बाहर निकाला और पानी में ठंडा कर दिया, ठीक है, पानी में ठंडा कर दिया तो हमको फास्ट कूलिंग मिलेगी। सेकंड ये है मेथड कि हम फर्नेस में रखें, फर्नेस को क्या किया, बंद कर दिया और अंदर ही छोड़ दिया, मटेरियल को अंदर ही छोड़ दिया, तो वो कौन सा होगा, स्लो या मीडियम। फर्नेस बंद कर दिया, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज एनिलिंग, ओके। और अगर हमने फर्नेस से बाहर निकाला और एयर में कूलिंग कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजिंग, ओके। सो क्वेंचिंग इज वाटर कूलिंग, ओके। normalizing is एयर कूलिंग, फर्नेस से बाहर निकाल दिया हमने। और एनिलिंग क्या है, फर्नेस कूलिंग, फर्नेस के अंदर ही कूल हो रहा है। तो इसका फर्नेस कूलिंग से अच्छा नाम होगा इन फर्नेस कूलिंग, ठीक है, इन फर्नेस कूलिंग, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप बना सकते हो खुद, इसके नाम क्या क्या होंगे, ठीक है। अब स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, किसकी ग्रेन बाउंड्री ज्यादा, किसकी ग्रेन बड़े बड़े होंगे, ग्रेन किसके बड़े होंगे, जिसपे स्लो कूलिंग कर रहे हैं, बहुत ही स्लो कर रहे हैं, ग्रेन अपने आप चेंज होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रेन बनेंगे वो बड़े बड़े बनेंगे। सपोज मैंने 3 ही ग्रेन बनाए इसमें,
Q में मैंने 4 बना देता हूं मैं, ठीक है। और P में बहुत ही छोटे छोटे बनाएंगे, बहुत ही सडनली कूलिंग होगी तो ग्रेन्स ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ग्लास को अगर आप गर्म करो, तुरंत उसमें पानी डाल दो तो बहुत ही छोटे छोटे क्रैक्स हो जाएंगे, वैसे ही इसके ग्रेन्स बहुत ही छोटे छोटे बनेंगे और ज़्यादा बन जाएंगे। तो इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और डक्टिलिटी क्या होगी, ये सब कुछ आप बता सकते हो। ग्रेन की साइज अगर ज़्यादा है तो तो टफनेस ज़्यादा होगा, डक्टिलिटी ज़्यादा होगी, प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। हार्डनेस जस्ट वैसे ही अप्लाई करते जाएंगे। हार्डनेस क्या होगा, टफनेस ज्यादा होता है, हार्डनेस क्या हो जाता है, कम कम हो जाता ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो एनिलिंग के लिए, क्वेंचिंग के लिए, एज वेल एज नॉर्मलाइजिंग के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्स BME। प्लीज गिव मी 5 मिनट्स मोर। आप लोग नेक्स्ट क्लास है क्या? Yes, sir. Yes, sir. किसकी? 11 o'clock. किसकी है? MP workshop. MP workshop. Mechanical. वर्कशॉप की क्लास है क्या? सर तो नहीं है यहाँ पे। क्लास नहीं है बेटा, अभी मैं बताता हूँ, सर आएंगे तभी लेंगे ना, सर तो है नहीं यहाँ पे। तो 5 मिनट मुझे दे दो अभी, सर मुझे मैसेज क्योंकि किया है मैसेज सर ने। अच्छा बाहर गए अभी सर। अच्छा ठीक है, अब मैं सर को बोल देता हूँ, आप लोग 5 मिनट काम आप होल्ड करेंगे, उसी से अटेंडेंस होगा, ठीक है। 5 मिनट के लिए आप लोग गूगल शीट ओपन कीजिए, गूगल शीट ओपन कीजिए, गूगल शीट ओपन कीजिए। गूगल शीट ओपन करेंगे आप, लास्ट में जाएंगे, CES लिखा हुआ है, CES कोर्स एग्जिट सर्वे, CES। अब यहीं से अटेंडेंस होगा, आपको ये फिल करना है गूगल फॉर्म, कोर्स एग्जिट सर्वे। ध्यान रहे ये फीडबैक फॉर्म नहीं है, ध्यान रहे ये फीडबैक फॉर्म नहीं है, ये वो चीज है कि हर एक यूनिट्स में या फिर बोले तो एक एक कोर्स आउटकम में, कोर्स आउटकम आपने पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ, थ्रू आउट द सेमेस्टर वी हैव अंडरस्टैंड दिस what we have got from these particular units after studying this. Okay, so I have given, after the course completion the students will be able to understand the fundamental of mechanical engineering from the first unit। वैसे आप पढ़ के देंगे तो यही सब कुछ गूगल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो प्लीज ओपन द गूगल फॉर्म फ्रॉम दिस लिंक। ये लिंक दिया हुआ है, इसको ओपन कीजिए और अपने ईमेल आईडी से ही फिल करेंगे इसको। ये कोर्स एग्जिट सर्वे है, इसी से अटेंडेंस मिलेगा आज का। बट बेटा ध्यान से भरना है, इस क्लास के बाद भी भर सकते हो लेकिन भरना है, आज ही भरना है पूरा सारा। आज जितने स्टूडेंट है 75 स्टूडेंट्स हैं, 75 रिस्पॉन्स आना चाहिए गूगल फॉर्म में। ओके, आराम से भरेंगे इस गूगल फॉर्म को सोच के कि आपको कितना समझ में आया, हर एक कोर्स आउटकम में आपको कितना समझ में आया, आप अपने आप को समझने के हिसाब से कितना मार्क्स दोगे। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं? अपने आप को हर एक यूनिट में कितना मार्क्स दोगे, जब हमने पढ़ाया और आपने अपने आप को कितना समझाया उस टॉपिक में, उस यूनिट में, इससे आपको मार्क्स देना है। सर 2 मिनट आज
बच्चों जिसको समझ में नहीं आ रहा प्लीज पूछ लीजिए, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं करना है ये। सर रोल नंबर में सर कॉलेज आई डालिए ना। हाँ कॉलेज आईडी डालिए, प्योर कॉलेज आईडी। कुछ लोग कॉलेज आईडी अपनी ब्रांच के साथ लगा देते हैं, नहीं लगाना है वो ITME, वो तो आपकी ईमेल आईडी है ना, वो ईमेल आईडी के हिसाब से नहीं लिखना है। जो स्कॉलर आईडी सिर्फ प्योर न्यूमेरिक फॉर्म में है। अभी तक रोल नंबर नहीं मिला क्या तुम लोगों को? अब आपको ये पता है कि सारे बियरिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडियल लोड ले रहा है, अरुण सर सिर्फ बंद करो ना। बस लोड ले रहा है। तो बियरिंग ऐसी है जैसे कि बस बियरिंग सूरज सर क्या कर रहे हैं? क्लास ले रहा हूँ सर। सूरज सर ने शानदार पढ़ाया है। अच्छा ये जो कोर्स एग्जिट सर्वे है, ये मतलब ये बता रहा है कि आप कितना समझे हो, अपने आप को मार्क्स दे रहे हो आप। सर डन। जिसका हो गया है दे कैन लीव एंड ज्वाइन द मैकेनिकल वर्कशॉप क्लास। अगर फाइनल ईयर से मांग लो आप, देखो फिर अटेंडेंस नहीं देना है।
अटेंडेंस नहीं देना है, गूगल फॉर्म भरिए, वही आज का अटेंडेंस होगा. ओके, एंड ज्वाइन CMD क्लास टुमारो एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑफ CMD also. Tomorrow the CMD will be there and just update your software AutoCAD. जिसको मैंने बोला था ग्रुप में जो है, जिसके पास कंप्यूटर है. ओके, सर मेरा व्यू ओनली बता रहा है, अपने कॉल परमिशन के लिए बोल. अपने कॉलेज ईमेल आईडी से लॉगिन करो बेटा. वो ध्यान से देखो, कॉलेज ईमेल आईडी नहीं होगी वो. अच्छा, you all can leave the class and just join mechanical workshop, but you must fill the Google form by today. It will be the attendance for today class. Okay, thank you all.